चलिए अब हम अगला पैराग्राफ देखते हैं। इसका पहले प्रसंग देख लीजिए। पृथ्वी और आकाश, ये आदि अंत आप लिखेंगे, पृथ्वी और आकाश लिख करके समान है, यहाँ तक आप लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो इसका प्रसंग में यही लिखेंगे कि लेखक ने राष्ट्रीय चेतना की जागृति में भौतिक ज्ञान विज्ञान के महत्व को स्पष्ट किया है। इस पंक्ति में लेखक ने राष्ट्रीय चेतना की जागृति में भौतिक ज्ञान विज्ञान के महत्व को स्पष्ट किया है। ठीक है, तो चलिए अब हम किताब पर ध्यान देंगे, किताब को पढ़ते हैं। पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियां हैं, उन सबके प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सबके प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटेंगी तब तक हम सोए हुए के समान हैं। तो अब इसकी व्याख्या देखिए। इसमें लेखक कहना चाहते हैं कि राष्ट्रीयता की भावना केवल भावात्मक स्तर पर नहीं होनी चाहिए, उससे भौतिक ज्ञान के प्रति चेतना जागृत हो। चेतना जागृत का तात्पर्य मतलब हमें जागरूक होना चाहिए, ऐसा प्रयत्न भी होना चाहिए। पृथ्वी और आकाश के बीच स्थित नक्षत्रों, गैसों एवं वस्तुओं का ज्ञान, समुद्र के स्थिति जलचरों का ज्ञान, खनिजों तथा रत्नों का ज्ञान एवं पृथ्वी के सीने में छुपी अपार संपदा की जानकारियों पर आधारित ज्ञान भी राष्ट्रीय चेतना को सबल बनाने के लिए आवश्यक है। सबल यानी कि बलवान, शक्तिशाली भी कह सकते हैं। इससे राष्ट्रीय यानी कि देश प्रगति के लिए आवश्यक साधन प्राप्त होते हैं। इसी के फलस्वरूप नवयुवकों में क्या होती है? राष्ट्रीय चेतना और इन सब के प्रति जिज्ञासा विकसित होती है, जिससे राष्ट्र कहें या देश, बात एक ही है, जिससे राष्ट्र की वास्तविक उन्नति होती है। जब तक राष्ट्र के नवयुवक जिज्ञासु का तात्पर्य जानने की इच्छा और जागरूक नहीं होते, तब तक देश को सुप्त ही समझना चाहिए। यानी कि जब तक हम आप जागरूक नहीं होंगे देश के प्रति, समाज के प्रति, तब तक आप ये मानिए कि ये देश क्या हुआ है, सुप्तावस्था में है, यानी कि सोया हुआ है। सुसुप्तावस्था कह सकते हैं, सोने की अवस्था में। ठीक है, तो इसका ये आपकी व्याख्या हो गया। फिर उसके आगे देखिए, विज्ञान और उद्यम लोगों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाट खड़ा करना चाहिए। यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम, अथक माने अत्यधिक परिश्रम के द्वारा नित्य माने हमेशा आगे बढ़ाना चाहिए। हमारा यह ध्येय माने उद्देश्य हो कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना रीता न रहे, यानी कि अछूता न रहे। तभी मातृभूमि की पुष्कल समृद्धि और समग्र रूप मंडल प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है ना, ये आप क्या पढ़े हैं? ये सब आप पृथ्वी के बारे में पढ़े हैं। अब अगला विषय आपका आ गया जन, यानी लोगों के बारे में पढ़ेंगे कि राष्ट्र के स्वरूप में जन की क्या भूमिका होती है। राष्ट्र के स्वरूप में पृथ्वी की क्या भूमिका थी वो तो आप पढ़ चुके हैं। अब राष्ट्र के स्वरूप में यानी कि राष्ट्र के निर्माण में हमारी जनता क्या करती है, इस संसार में रहने वाले लोग क्या करते हैं, इनकी क्या भूमिका है राष्ट्र को बनाने के लिए, राष्ट्र का निर्माण करने के लिए। तो चलिए इसको भी देखते हैं। तो हमारा विषय आ गया जन। अब जन के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका प्रसंग आप लिखेंगे कि इसमें लेखक अपने विचार प्रकट किए हैं। यानी आपका लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश में राष्ट्र यानी देश के दूसरे
महत्वपूर्ण तत्व जन के संदर्भ में लेखक ने अपने विचार प्रकट किए हैं। ठीक है, तो चलिए लेखक का क्या विचार है इसको देखा जाए। मातृभूमि पर निवास करने वाले लोग मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो या मनुष्य, पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना भी असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलित या सम्मेलन कह सकते हैं, सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। उसी को, इन्हीं बातों को श्लोकबद्ध में यहाँ पर वर्णित किया गया है। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूँ। ठीक है, तो इसका चलिए व्याख्या देखते हैं। इसमें लेखक क्या कहना चाहते हैं, इसमें ये कहा गया है कि देश के लिए आवश्यक तत्वों के अंतर्गत भूमि के बाद दूसरा महत्वपूर्ण जो तत्व है उसका नाम है जन, यानी भूमि पर रहने वाले लोग अर्थात मनुष्य। जो भूमि जन विहीन हो, यानी कि जो पृथ्वी जनता से विहीन हो, जिस पृथ्वी पर कोई मनुष्य रहे ही ना, तो उसे राष्ट्र नहीं माना जा सकता। राष्ट्र के स्वरूप का निर्माण पृथ्वी और जन दोनों की विद्यमानता की स्थिति में ही संभव है। जब पृथ्वी पर मनुष्य रहेंगे तभी हमारे राष्ट्र का निर्माण होना संभव होगा। पृथ्वी पर जन का निवास होता है तभी पृथ्वी मातृभूमि कहलाती है। जिस पृथ्वी पर मनुष्य ही नहीं रहेंगे तो मातृभूमि कहने वाला कौन रहेगा। जब तक किसी भूभाग में निवास करने वाले मनुष्य वहां की भूमि को अपनी सच्ची माता और स्वयं को उसके भूमि का पुत्र नहीं मानते, तब तक राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न नहीं हो सकती। जब हम अपने देश को अपनी माता के रूप में अनुभूत करते हैं, महसूस करने लगते हैं, तभी हमारे मन में इस प्रकार के भाव उत्पन्न हो सकते हैं जिनके आधार पर देश का निर्माण करने की इच्छा उत्पन्न होती है। इसके अभाव में राष्ट्र का निर्माण कर पाना संभव नहीं है। ठीक है, चलिए हम आगे पैराग्राफ को देखते हैं। अगले पैराग्राफ को देखिए, इसमें कहा गया है, इसके प्रसंग को भी देख लीजिए। हाँ, तो सबसे पहले आप ये भी ध्यान देंगे जो हाईलाइट किया हुआ है वो आपका सुक्ति है। सुक्ति को, सारी जितनी भी सुक्तियाँ आपके वो सिलेबस में दिया गया है, सारे सुक्तियों को यहाँ पर हाईलाइट कर दिया गया है। तो हाईलाइट करने का तात्पर्य ये है कि आप उस लाइन को अपने भाषाओं में लिखेंगे, यानी कि उस भाव को समझेंगे और अपनी भाषाओं में उसकी व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। ये आपका सुक्ति हो गया। ऐसे एक लाइन में दे देगा, कहेगा इसका आप व्याख्या कीजिए। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। अंकुर, जैसे बीज से जो अंकुर उत्पन्न होते हैं, उसी की बात यहाँ पर किया गया है। यह भाव जब सशक्त रूप में जागता है तब राष्ट्र निर्माण के स्वर वायुमंडल में भरने लगते हैं, यानी गूंजने लगते हैं। इस भाव के द्वारा ही मनुष्य पृथ्वी के साथ अपने सच्चे संबंध को प्राप्त करते हैं। जहाँ यह भाव नहीं है वहाँ जन और भूमि का संबंध अचेतन यानी कि बिना चेतना का, उसमें कोई चेतन ही न हो और जड़ बन जाता है। जड़ का भी वही मतलब है कि जो एकदम चेतना रहित हो, जिसमें चेतना न हो। जिस समय भी जन का हृदय भूमि के साथ माता और पुत्र के संबंध को पहचानता है, उसी क्षण, यानी उसी समय, क्षण माने समय होता है, आनंद और श्रद्धा से भरा हुआ उसका प्रणाम भाव मातृभूमि के लिए इस प्रकार प्रकट होता है। किस प्रकार प्रकट होता है? नमो मात्रे पृथिव्यै, नमो मात्रे पृथिव्यै, यानी कि धरती माता को नमस्कार, धरती माता को नमस्कार। पृथ्वी यानी कि धरती माता।
प्रणाम भी कह सकते हैं कि माता पृथ्वी को प्रणाम है, माता पृथ्वी को प्रणाम, उसका यही अर्थ होगा। तो चलिए इसमें देखते हैं।